आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फाइनली आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 2 का चैप्टर 2, जो कि है हमारा मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो चैप्टर 1 यानी कि एसिड बेस एंड बफर्स को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उनको चेकआउट कर सकते हो। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स को समझने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं। तो आप लोगों ने अक्सर सुन रखा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो है 70% तक का वाटर होता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो उसी तरह का होता है जिस तरह का पानी हम लोग पीते हैं? देखो, जो पानी हम लोग पीते हैं वो किस तरह होता है, एकदम क्लियर होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो उस तरह नहीं होता है। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो भी वाटर है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स रहती हैं, और वही बहुत सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी के वाटर में मिक्स रहती हैं उन्हीं को सिंपली हम लोग जो है इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। और ये जब हमारी वाटर के साथ हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स मिक्स हो जाते हैं तो इसको हम लोग जो है फ्लूइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी हमारी बॉडी के अंदर वाटर का जो पोर्शन है उसको बेसिकली हम लोग जो है बॉडी फ्लूइड्स के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारा बॉडी फ्लूइड है उसको हम लोग जो है दो कंपार्टमेंट या फिर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला हो गया हमारा इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और दूसरा हो गया हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का मतलब क्या हुआ कि जो फ्लूइड हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो हम लोगों ने अपने सेल वाले टॉपिक में देखा था कि हमारा सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। सेल के अंदर बेसिकली हमारा साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि जो फ्लूइड हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है वो हो गया हमारा इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड यानी सेल के अंदर। और जो हमारा सेल के बाहर, ठीक है, यानी सेल के बाहर जितना भी फ्लूइड पोर्शन है वो हो गया हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब जो हमारा इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है वो बेसिकली हमारा जो है 70 में से लगभग आप कह सकते हो कि 50% हमारा इंट्रासेल्यूलर होता है और बचा 20% हमारा आप लोग कह सकते हो कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है। अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को भी हम लोग जो है दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला हो गया हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड और दूसरा हो गया प्लाज्मा। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है कि हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा टिश्यू होता है, ठीक है, तो इसमें हमारी बहुत सारी सेल्स जो है मतलब प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे दो सेल के बीच में जो हमारा जैसे फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या हुआ, दो सेल के बीच में जो भी यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट है। और प्लाज्मा यहाँ पे क्या हो गया, प्लाज्मा हमारे ब्लड का एक पार्ट होता है। तो इसको हम लोग जो है अपने HAP में ब्लड वाले चैप्टर में अच्छे से देखेंगे। तो जो फ्लूइड हमारा प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है वो हो गया हमारा प्लाज्मा फ्लूइड। तो प्लाज्मा में बेसिकली हमारा 5% होता है और इंटरस्टिशियल में हमारा लगभग आप कह सकते हो कि 15% होता है इस 20% में से, ठीक है। तो आप लोग इसको यहाँ पे सिंपली इस फिगर से समझ सकते हो कि जैसे हमारा जो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और फिर हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर, और इसमें हमारा जो इंटरस्टिशियल है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है और प्लाज्मा जो है उससे कम है, ठीक है। यानी कि इंटरस्टिशियल और प्लाज्मा जो है कंबाइन करके हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, कि जब उनको हम अपनी बॉडी फ्लूइड्स में डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, या फिर एक्वस सॉल्यूशन। तो बॉडी फ्लूइड क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड है वो वाटर से ही तो बना है, और वाटर हमारा क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो यानी कि सिंपली इलेक्ट्रोलाइट्स को जब हम लोग अपनी बॉडी फ्लूइड में डिजॉल्व करते हैं तो वो यहाँ पे अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। यानी ऐसा सब्सटेंस जिसको हम लोग अपनी बॉडी फ्लूइड में डिजॉल्व करें और वो यहाँ पे आयंस में ब्रेक हो जाए, वो होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी सिंपली आप लोग इसको ऐसे समझो कि जैसे हमारा जो NaCl है, ठीक है, NaCl। तो अगर हम लोगों ने इसको अपनी बॉडी फ्लूइड में डिजॉल्व किया और ये यहाँ पे आयंस में ब्रेक हो गया, यानी Na+ और Cl-। देखो, जहाँ पे हमारा चार्ज होता है वही हमारे आयंस होते हैं, जहाँ पे प्लस चार्ज होता है वो होता है कैटायन और जहाँ पे माइनस होता है वो होता है हमारा एनायन। तो अगर कोई सब्सटेंस हमारा बॉडी फ्लूइड में डिजॉल्व करने पर कैटायन और एनायन यानी कि आयंस में ब्रेक हो जाए तो वो होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग जो है फर्दर जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला हो गया हमारा इंट्रासेल्यूलर इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी सिंपली ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी के इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में यानी सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि ये हमारे सेल के बाहर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आई होप कि आप लोग जो है समझ गए होंगे। तो अब हम लोग आते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पे, जो कि है हमारा मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही ध्यान से सुनना।
देखो हम लोगों ने क्या देखा कि इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, जब उनको हम लोग अपनी बॉडी फ्लूइड में डिजॉल्व करते हैं तो वो यहाँ पे आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। यानी सिंपली जैसे हम लोगों ने देखा था कि NaCl हमारा बॉडी फ्लूइड में डिजॉल्व करने पर Na+ और Cl- में ब्रेक हो गया। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट हमारा NaCl है या फिर Na+ और Cl- है? इलेक्ट्रोलाइट हमारा NaCl है, क्योंकि यही तो हमारा जो है आयंस में ब्रेक हो रहा है। ये तो हमारे आयंस हैं, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट हमारा NaCl है। तो यहाँ पे चूंकि ये आयंस हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे फिजियोलॉजिकल आयंस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि सिंपली जो हम लोगों ने देखा अपने इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स को, तो वो सिंपली हमारे आयंस होते हैं, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर जाके अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग जो है इसको मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस के अंदर स्टडी करते हैं। यानी हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे जैसे हम लोगों ने देखा कि आयंस हमारे बेसिकली दो टाइप के होते हैं, जिसमें पहला हो गया हमारा कैटायन और दूसरा हो गया हमारा एनायन, ठीक है। तो कैटायन में हमारे जो है बेसिकली 4 आयन्स हैं, जिसमें सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। और एनायन में भी हमारा क्लोराइड हो गया, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट और सल्फेट, ठीक है। तो इन सबको हम लोग जो है एक एक करके थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे सोडियम की, तो ये हमारी बॉडी के एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन में प्रेजेंट होता है। यानी हमारी बॉडी के एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में हमें देखने को मिलता है, और ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है। यानी कि जो हमारी बॉडी का एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारा सोडियम प्रेजेंट होता है। अब ये यहाँ पे इसके फंक्शंस की बात करें, तो ये यहाँ पे हमारे नर्व इम्पल्स को जो है ट्रांसमिट करने का काम करता है। अब इसको हम लोग जो है अपनी बॉडी के नर्वस सिस्टम में देखेंगे तो आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और उसके बाद ये हमारा क्लोराइड और बाइकार्बोनेट के साथ मिलके हमारे एसिड बेस बैलेंस को यहाँ पे रेगुलेट करने का काम करता है। तो एसिड बेस बैलेंस हमारा आने वाला टॉपिक है, तो वहाँ पे आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो है एक्सेसिव फ्लूइड लॉस को भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। यानी बॉडी के अंदर जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाता है कभी कभी, जैसे हमारा कभी कभी जब बहुत ज़्यादा ब्लड वगैरह हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो वहाँ पे उसको जो है मेंटेन करने का और कंट्रोल करने का काम भी हमारा सोडियम करता है। अब यहाँ पे देखो, जब हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही लो सोडियम लेवल हो जाता है, यानी सोडियम जो है बहुत ही लो हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया। और जब हमारी बॉडी में सोडियम का लेवल बहुत ही बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया। अब देखो ये दोनों ही चीज़ें नहीं अच्छी हैं। देखो एक मतलब रेगुलर लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। बहुत कम हो गया तो भी खतरनाक है, और बहुत ज़्यादा हो गया तो भी हार्मफुल है। अब यहाँ पे देखो हाइपो हाइपर, इसको हम लोगों ने कहाँ देखा था? आप लोगों को कुछ याद आ रहा है? हम लोगों ने इसको देखा था अपने आइजोटॉनिक सॉल्यूशंस में। तो वहाँ पे क्या होता था? हाइपो मतलब क्या? कम। हाइपर मतलब ज़्यादा, ठीक है। तो हाइपोनाइट्रीमिया मतलब सोडियम लेवल कम हो गया, और हाइपरनाइट्रीमिया मतलब सोडियम लेवल यहाँ पे बढ़ गया। और उसी तरीके से बात करें हम लोग यहाँ पे पोटेशियम की, तो ये हमारी बॉडी के इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है। देखो सोडियम में हम लोगों ने क्या देखा? सोडियम हमारी बॉडी के एक्स्ट्रा सेल्युलर रीजन में सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, और पोटेशियम हमारी बॉडी के इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है। अभी हम लोग जो बाकी आयंस देखेंगे वो सारे भी हमारे इंट्रा और एक्स्ट्रा सेल्युलर रीजन में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारा सोडियम और पोटेशियम होता है। सोडियम हमारा सेल के बाहर, और पोटेशियम हमारा सेल के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है। अब यहाँ पे जो हमारा पोटेशियम है, ये यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, स्पेशली कार्डियक मसल्स। यानी कि जो हमारी हार्ट की मसल्स होती हैं, उसके कॉन्ट्रैक्शन में हमारा ये मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारी जैसे हमारे ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में। तो सेल के अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, उसको परफॉर्म करने का काम भी हमारा पोटेशियम करता है। और उसके बाद ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का काम भी करता है। अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा कि लो सोडियम लेवल क्या था? हाइपोनेट्रीमिया। यहाँ पे उसी तरीके से लो लेवल ऑफ पोटेशियम क्या होता है? हाइपोकैलीमिया। और हाई लेवल ऑफ पोटेशियम क्या हो जाता है? हाइपरकैलीमिया, ठीक है। और बात करें हम लोग यहाँ पे कैल्शियम की, तो यार आप लोगों ने तो अक्सर सुन ही रखा होगा कि हमारी जो भी बोन्स होती हैं उसमें क्या होता है? कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो हमारी बोन्स में लगभग 98% यहाँ पे कैल्शियम प्रेजेंट होता है। यानी हमारी बॉडी के अंदर जितना कैल्शियम है, उसका 98% हमारी बोन्स के अंदर होता है। और उसके बाद जो बचा 2% है, वो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। अब ये हमारी ब्लड की क्लॉटिंग में जो है एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। अब ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है? जब हमारा बहुत ज़्यादा ब्लड बहने लगता है, ठीक है, तो ब्लड वहाँ पे एक क्लॉट बना देता है।
अब इसको हम लोग जो है अपने एचएपी के ब्लड वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे से देखेंगे। बाकी हिंदी में इसको जो है ब्लड का थक्का जमना कहते हैं, ठीक है। तो मतलब आप लोगों ने अगर सुन रखा हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुन रखा है तो कोई बात नहीं यार, हम लोग वहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, इट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेरियस स्मूथ मसल्स, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो स्मूथ मसल्स होती हैं उसके कॉन्ट्रैक्शन में भी ये हमारा हेल्प करता है। अब यहाँ पे अगर हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लो लेवल हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सीमिया, और अगर ज़्यादा हो गया तो हाइपर कैल्सीमिया। देखो हाइपो हाइपर आप लोग याद कर लो, बाकी उसके बाद कैल्शियम है तो कैल्सीमिया हो गया, पोटेशियम है तो कैलीमिया हो गया, और हमारा सोडियम है तो क्या हो गया, नाइट्रीमिया, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप लोग याद रख सकते हो। और वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे मैग्नीशियम की, तो इसको यहाँ पे सेकंड मोस्ट कॉमन इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट कंसाइडर किया जाता है। देखो यानी कि हमारी बॉडी का जो इंट्रासेल्युलर यानी सेल के अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है पोटेशियम, हम लोगों ने देखा था। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है हमारा मैग्नीशियम, यानी पोटेशियम के बाद सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारा मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारी बोन एंड टीथ के फॉर्मेशन में जो है हेल्प करता है, और उसके बाद मायोकार्डियल फंक्शन में यहाँ पे एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। अब मायोकार्डियल फंक्शन को हम लोग जो है अपने एचएपी के लास्ट वाले यूनिट में, जो कि हमारा हार्ट है, वहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमारी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम का लो लेवल हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोमैग्नीशियमिया, और अगर हाई हो गया यानी मैग्नीशियम जो है एक लेवल से ज़्यादा हो गया तो वो हो गया हमारा हाइपर मैग्नीशियमिया। और उसी तरीके से हम लोग बात करें यहाँ पे क्लोराइड की, तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, कैटायंस को, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग आयंस होते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एनायंस की, यानी बॉडी के अंदर जो मेजर फिजियोलॉजिकल एनायंस हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है क्लोराइड, ठीक है, यानी कि Cl-। तो ये हमारी बॉडी के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अच्छा यहाँ पे आप लोग अब एक चीज़ बहुत ही ध्यान से सुनना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मेजर, देखो ध्यान से सुनना वर्ड को, मेजर यानी ये नहीं है कि ये सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर इंट्रा सेलुलर में है। अब देखो आप लोग कंफ्यूज मत हो, इस चीज़ को बहुत ही सिंपली समझो कि जैसे हम लोगों ने जो भी देखा, हमारा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, ये सारे जितने भी आयंस हैं ये मेजर अमाउंट में जो है हमारे किस जगह प्रेजेंट होते हैं, हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। यानी आप लोग ऐसे समझो, मेजर का मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा अमाउंट में ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में बिल्कुल होता ही नहीं है। देखो होता हमारा इंट्रा सेलुलर में भी है, यानी कि हम लोग जितने भी आयंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा और अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये सबके सब हमारे इंट्रा सेलुलर में भी होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर में भी होते हैं। लेकिन कहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं हम लोग वो पढ़ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा होता है ये एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में। उसी तरीके से हम लोगों ने अभी जितना भी देखा तो वो सबसे ज़्यादा हम लोग पढ़ रहे हैं, होता दोनों जगह है पर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ये सबसे ज़्यादा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। होता ये इंट्रा सेलुलर में भी है लेकिन वहाँ पे बहुत कम होता है, यानी बहुत ज़्यादा कम। और एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या है, ये ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। मतलब उसी तरीके से हम लोगों ने जितना देखा वो सारे भी ऐसे ही थे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मेजर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यही नहीं पढ़ रहे कि सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं मेजर, मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारी बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और उसके बाद हमारी बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर को भी यहाँ पे मेंटेन करता है। और यहाँ पे हमारे क्लोराइड का जो मेन सोर्स है वो है हमारा कॉमन सॉल्ट, जिसको हम लोग यहाँ पे कुकिंग में यूज करते हैं, यानी खाने में हम लोग जो भी नमक खाते हैं वही हमारे क्लोराइड का मेन सोर्स होता है। क्योंकि नमक क्या होता है, NaCl, और NaCl जब ब्रेक होता है तो क्या मिलता है हमें, Na+ और Cl-, और Cl- क्या है हमारा क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे लो लेवल ऑफ क्लोराइड को हम लोग जो है हाइपोक्लोरेमिया बोलते हैं, और हाई लेवल ऑफ क्लोराइड को हम लोग जो है हाइपर क्लोरेमिया बोलते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और उसी तरीके से बात करें हम लोग यहाँ पे फॉस्फेट की, तो ये मेनली हमारा इंटरसेल्युलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारी बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। और जो हमारा फॉस्फेट का मेन सोर्स होता है वो होता है हमारा मिल्क या फिर नट्स। अब अगर हमारी बॉडी में फॉस्फेट का लो लेवल है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोफॉस्फेटीमिया, और अगर हाई लेवल है तो हाइपर फॉस्फेटीमिया, ठीक है, सिंपल। और बात करें हम लोग यहाँ पे बाइकार्बोनेट की, तो ये हमारी बॉडी के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। और जो हमारा बाइकार्बोनेट होता है वो यहाँ पे कार्बनिक एसिड के साथ मिलके हमारी बॉडी का एक बफर सिस्टम बनाता है, ठीक है, जो हमारे एसिड बेस बैलेंस में हेल्प करता है। और ये हमारी बॉडी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर सिस्टम होता है।
अब यहाँ पे देखो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस, तो वहाँ पे आप लोग को ये सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, यानी हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है सीएनएस, वहाँ पे जो भी टिश्यू होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी हमारा बाइकार्बोनेट करता है। और फाइनली बात करें हम लोग यहाँ पे सल्फेट की, तो देखो सल्फेट हमारा बहुत ही कम अमाउंट में होता है, वो भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, ठीक है। और उसके बाद ये हमारी बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म में एक वाइटल रोल प्ले करता है। यानी आप लोगों ने अक्सर सुन रखा होगा कि डिटॉक्स करना यानी बॉडी को जो है क्लीन करना, तो बॉडी के अंदर जो है क्लीनिंग करने में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके बाद बॉडी के अंदर बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस में भी ये जो है थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा अपने बॉडी फ्लूइड्स को, ठीक है। फिर बॉडी फ्लूइड्स हमारे कितने टाइप के थे, बॉडी फ्लूइड्स थे हमारे दो टाइप के। पहला था हमारा इंट्रासेल्यूलर, ठीक है, और दूसरा क्या था हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर। तो जो इलेक्ट्रोलाइट हमारी इंट्रासेल्यूलर में प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो गया, इंट्रासेल्यूलर इलेक्ट्रोलाइट। और जो हमारी बॉडी के एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं वो हो गया हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स किस में ब्रेक हो जाते हैं, आयंस में। और चूंकि ये आयंस हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल आयंस। और हमारी बॉडी के अंदर मेजरली हम लोगों ने 8 फिजियोलॉजिकल आयंस को स्टडी किया, जिसमें 4 हमारे क्या होते हैं, कैटायन, ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग, और 4 होते हैं हमारे एनायन यानी कि निगेटिव चार्ज कंटेनिंग, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में, तो इसको हम लोग शॉर्ट में यहाँ पे रिप्लेसमेंट थेरेपी भी बोल सकते हैं। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि देखो कभी कभी हमारी बॉडी में कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस हो जाती हैं, जैसे मान लो हमें डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गई, यानी कि मान लो हमें उल्टी वगैरह हो रही है। तो जैसे हमारी वोमिटिंग होती है, ठीक है, अगर हम इसको ले लें तो क्या होता है, हमारी बॉडी से फ्लूइड बाहर आता है, ठीक है। तो जब हमारी बॉडी से फ्लूइड बाहर आ रहा है तो हमारी बॉडी फ्लूइड में क्या क्या होता है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, हमारी बॉडी के अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है, और वाटर के साथ क्या मिक्स रहता है, इलेक्ट्रोलाइट्स। याद है ना आप लोग को। तो मान लो अगर हमें वोमिटिंग हो रही है, ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा कोई बंदा है मस्त सा, ठीक है। अब इसको मान लो जो है वोमिटिंग हो रही है, ठीक है। तो अब इसकी बॉडी से जो लिक्विड बाहर आ रहा है तो इसमें हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी तो रहते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स भी तो हमारे बाहर आ जाएंगे बॉडी से। तो अब देखो होगा क्या कि जैसे अगर हमें मान लो वोमिटिंग हो रही है तो हमारी बॉडी से जो इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आ गए तो हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाएगी। तो अब उन इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने के लिए हम लोग बाहर से इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हुआ है उसको हम लोग जो है बाहर से रिप्लेस करेंगे। तो जो इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग जो है जो भी चीज़ें करते हैं तो वो सारी चीज़ें ही हमारी इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। यानी सिंपली इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी हमारा बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का रिप्लेसमेंट होता है। यानी आप कह सकते हो कि हमारी बॉडी के अंदर जब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स कम पड़ जाते हैं, ठीक है, तो बाहर से जब हम लोग जो है उसको रिप्लेस करते हैं तो उसी को हम लोग सिंपली इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है, सिंपल है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि हम लोग अपनी बॉडी को, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जब इलेक्ट्रोलाइट्स कम पड़ जाते हैं तो बेसिकली हम लोग जो है 3 टाइप की चीज़ें जो है अपनी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा करने के लिए देते हैं, जिसमें पहला हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और दूसरा है हमारा पोटेशियम क्लोराइड, एंड थर्ड है हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट। यानी इन 3 कंपाउंड्स को या फिर आप कह सकते हो कि इन 3 इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग अपनी बॉडी के अंदर जो है इंसर्ट करते हैं जब हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की यहाँ पे कमी हो जाती है। तो इन तीनों को हम लोग को बेसिकली थोड़ा थोड़ा देखना है, ठीक है, जिसमें हम लोग को इसकी कई सारी प्रॉपर्टी को पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में मतलब ये चीज़ें पूछ ली जाती है। कभी कभी हो सकता है कि आपसे जो है पूरा इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी पूछ ले जाए, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन तीनों कंपाउंड्स के ऊपर जो है सेपरेट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग को इसको थोड़ा सा मतलब अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के बारे में। तो बेसिकली इसको हम लोग को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। और NaCl सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl क्या होता है पता है आप लोग को, नमक। यार हम लोग जो भी नमक वमक खाते हैं ना, मतलब हमारे खाने में जो नमक पड़ता है उसी को हम लोग यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, यानी NaCl बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो बेसिकली सोडियम क्लोराइड की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 58.44, ठीक है। और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो सबको पता है NaCl होता है, ठीक है। और इसका साइनोनेम यानी कि इसके और कौन कौन से नाम होते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे रॉक सॉल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है।
टेबल सॉल्ट या फिर कॉमन सॉल्ट, यानी बेसिकली सॉल्ट होता है यानी नमक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब हमारा सोडियम क्लोराइड है, इसको हम लोग जो है प्रिपेयर यानी कि कैसे बना सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि कैसे इसको जो है हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको बेसिकली हम लोग जो है दो तरीक़ों से बना सकते हैं, या फिर कह सकते हो कि आप जो है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला मेथड है इसका जो है नेचुरल सोर्स, ठीक है, यानी कि नेचुरली हम लोग जो है सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक को कैसे पा सकते हैं। तो देखो जब हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में नमक चाहिए होता है तो हम लोग बेसिकली नेचुरल सोर्स का यूज करते हैं, ठीक है। यानी हमारी घर में जो नमक आ रहा है वो नेचुरल सोर्स से ही आता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, ठीक है। तो देखो नेचुरली नमक को हम लोग जो है दो तरीक़ों से ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसमें पहला हो गया हमारा रॉक सॉल्ट, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा सी वाटर। सी वाटर क्या होता है? समुद्र का पानी। तो आप लोगों ने अक्सर सुन रखा होगा कि हमारे समंदर में बहुत ज़्यादा नमक होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा सी वाटर होता है इसमें बेसिकली यहाँ पे 2.8 से 3% तक का नमक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सी वाटर से भी जो है सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक को ऑब्टेन कर सकते हैं, और रॉक सॉल्ट यानी कि हमारी कुछ चट्टानें होती हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी हम लोग जो है नमक को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे देखो मतलब ये जो हमारा सी वाटर है, ठीक है, और यहाँ पे जो रॉक सॉल्ट है, तो वहाँ से जो हम लोग नमक ऑब्टेन करते हैं वो यहाँ पे इम्प्योर फॉर्म में होता है, यानी प्योर नहीं होता है। अब यार देखो जैसे हमारा समंदर का पानी है, अब पानी को आप लोग लिया होगे तो ऐसे तो नमक मिलता नहीं है। तो वहाँ पे नमक मिलता कैसे है कि जैसे हम लोगों ने जब ये सारे सोर्स लिए और उसको जब हम लोग यहाँ पे फिल्टर करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको जब हम लोग यहाँ पे इवापोरेट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन एंड इवापोरेशन के बाद हम लोग को जो है प्योर फॉर्म में जो है NaCl जो है मिल जाता है, ठीक है। एंड बात करें हम लोग यहाँ पे अपने सेकंड मेथड की, तो ये होता है हमारा लेबोरेटरी मेथड। अब यहाँ पे जैसे लेबोरेटरी मेथड में हम लोग को जब बहुत थोड़े से अमाउंट में चाहिए होता है नमक, तब हम लोग जो है लेबोरेटरी मेथड का यूज करते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो है अपने HCl और NaOH की रिएक्शन करा के NaCl को ऑब्टेन करते हैं। बेसिकली देखो HCl क्या होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और NaOH क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो मैंने आप लोग को एसिड बेस वाली मतलब चैप्टर में ये चीज़ें बताई थी, तो अगर आप लोग को याद है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हमारा HCl क्या होता है? HCl हमारा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। और NaOH क्या होता है हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो इन दोनों की जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? देखो यहाँ से हमारा Na आ जाता है, ठीक है, और यहाँ से हमारा Cl, हमें क्या मिल गया? NaCl, और यही तो हमें चाहिए था। और उसके बाद बचा क्या? OH और H, और ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? H2O यानी वाटर, ठीक है। तो हमें जो है लेबोरेटरी मेथड में इस तरीके से भी हम लोग जो है NaCl को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब बात करें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो जो हमारा NaCl होता है उसका स्टेट होता है पाउडर या फिर क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी कि जो हमारा NaCl होता है वो या तो हमें पाउडर के फॉर्म में यानी जैसे हमारा नमक होता है, या फिर हमें क्रिस्टल के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग मतलब थोड़ा गांव एरिया से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि नमक जो है हमारा डर्रे के फॉर्म में मिलता था पहले, ठीक है। तो उसको बाद में पीस के हम लोग जो है पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। बट आजकल तो मतलब पैकेट में हमें जो है पाउडर के फॉर्म में ही नमक मिल जाता है। और इसके कलर की बात करें तो इसका कलर यहाँ पे क्या होता है? वाइट होता है, सिंपल ही है, या फिर कलरलेस होता है, ठीक है। तो जो हमारा क्रिस्टल होता है बेसिकली वो बेसिकली थोड़ा सा कलरलेस फॉर्म में होता है, और जब हम लोग उसको पीस के पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वहाँ पे वो वाइट कलर का हो जाता है। और यहाँ पे इसका टेस्ट की बात करें तो यार बहुत ही सिंपल है, सबको पता है, साल्टी टेस्ट होता है, ठीक है। और ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डरलेस होता है। ऑर्डर मतलब क्या होता है? सुगंध। तो जैसे हमारे नमक में कोई ऑर्डर तो होता नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि वो महकता महकता है, ऐसा तो नहीं है ना। हमारा नमक जो है सिंपली ऑर्डरलेस होता है। और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में सॉल्युबल होता है, यानी पानी में नमक मिलाओ तो तुरंत मिल जाता है। और एल्कोहल यानी कि जो हमारा आप कह सकते हो कि हमारा जो बियर वगैरह होता है तो उसमें इनसॉल्युबल होता है, यानी उसमें आप लोग नमक मिलाओगे ना तो नहीं मिलेगा, ठीक है। वहीं बात करें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो जो हमारा NaCl होता है वो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके जो है सिल्वर क्लोराइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि NaCl को जब हम लोग यहाँ पे AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो यहाँ पे AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप लोग को ये रिएक्शन कुछ याद आ रही है? ये रिएक्शन हमारी कहाँ की है? ये रिएक्शन है हमारी लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड की। वहाँ पे क्या होता था? यही AgCl ही तो हमारा जो है टर्बिडिटी के फॉर्म में होता था। तो ये रिएक्शन है हमारी लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड की, तो आप लोग यहाँ पे याद रखना, ठीक है।
और वहीं बात करें हम लोग इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज की, तो जो हमारा NaCl होता है वो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड देता है। यानी कि NaCl को जब हम लोग H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं तो वो यहाँ पे हमें HCl जो है दे देता है, ठीक है। अब इसके यूजेस की बात करें तो इसको हम लोग जो है इलेक्ट्रोलाइट रेप्लिनाइजर यानी कि इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज़ करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, उसी के अंदर हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं। और उसके बाद बात करें तो जो हमारा NaCl होता है, ठीक है, इसका 0.9% सोल्यूशन आइजोटॉनिक होता है। तो आइजोटॉनिक सोल्यूशन में हम लोगों ने देखा था कि हमारा आइजोटॉनिक सोल्यूशन क्या होता है, जो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl के बराबर होता है। तो आप लोग को ये चीज़ें पता होंगी। और इसकी बात करें तो यार इसको हम लोग जो है टेस्ट इनहेंसर, यानी कि आप लोग को पता है यार हम लोग खाने में नमक को डालते हैं, अगर नमक हम लोग खाने में ना डालें तो हम लोग खाना खा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। और उसके बाद इसको जो है हम लोग जो है डाईयूरेटिक्स की तरह भी यूज करते हैं, यानी कि जब हमारी बॉडी में यूरिन वगैरह का सिक्रेशन कम हो जाता है तो उसको बढ़ाने के लिए भी हम लोग जो है NaCl का यूज करते हैं, ठीक है। अब फाइनली यहाँ पे बात करें हम लोग इसके ऐसे की, तो जो हमारा ऐसे है वो बेसिकली हमें उन कंपाउंड्स का ही पढ़ना है जिसके ऊपर हमारा स्टार लगा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे सिलेबस में जाके देख सकते हो कि हमारे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है। तो ऐसे होता क्या है, ऐसे बेसिकली होता है कि हम लोग जो है किसी सैंपल में हम लोग ये पता लगाते हैं कि जो हमारा कंपाउंड है वो प्रेजेंट है या फिर नहीं है, और अगर है तो कितने अमाउंट में है, ठीक है। यानी कि जैसे हमारा NaCl है तो हम लोग कोई अननोन कंपाउंड लेंगे और उसके बाद उसमें हम लोग ये पता लगाएंगे कि हमारा जो NaCl है वो यहाँ पे प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो बेसिकली इसमें जो हम लोग टाइट्रेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको बहुत ही डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि टाइट्रेशन हमारा एनालिसिस का टॉपिक है, बट यहाँ पे हम लोग जो है थोड़ा सा सिंपली देख लेंगे। तो जो हमारा NaCl है उसका ऐसे यहाँ पे जो है अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन पे बेस होता है। अब इसमें बेसिकली हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम लोग जो है अपना जो सैंपल है उसका 1 ग्राम लेके उसको जो है 50 ml वाटर में डिजॉल्व कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 50 ml 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करेंगे। देखो ये M यहाँ पे क्या है, M है इसकी मोलैरिटी। तो अगर आप लोग को मोलैरिटी वगैरह नहीं पता है तो आप हम लोग हमारा जो है कंसेंट्रेशन वाला लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग इसमें जो है 5 ml 2 मोलर नाइट्रिक एसिड और 2 ml कंसेंट्रेटेड KMnO4 को ऐड कर देंगे। देखो ml और m में कंफ्यूज मत होना है, ml होता है उसकी क्वांटिटी और m क्या होता है, m होता है उसकी यूनिट, ठीक है। तो मोलैरिटी यहाँ पे क्या है, हमारी नाइट्रिक एसिड की आप कह सकते हो कि एक यूनिट है, ठीक है। और ml क्या है, ml उसकी क्वांटिटी है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा पूरा का पूरा सोल्यूशन है, ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली। अब इसको हम लोग जो है शेक कर लेंगे प्रॉपरली और उसके बाद इसको जो है हम लोग जो है 0.1 मोलर अमोनियम थायोसाइनेट से जो है टाइट्रेट कराएंगे, ठीक है, यूजिंग 2 ml फेरिक अमोनियम सल्फेट। यानी कि फेरिक अमोनियम सल्फेट को हम लोग जो है यहाँ पे इंडिकेटर की तरह यूज करेंगे। अब उसके बाद देखो क्या होगा, हम लोग जो है टाइट्रेशन को कंटिन्यू रखेंगे अंटिल रेडिश ब्राउन कलर अपीयर। अब अगर देखो जैसे हमारा जो भी सोल्यूशन यहाँ पे इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद तैयार हुआ है तो उसमें हम लोग जो है उसको हम लोग सबसे पहले अमोनियम थायोसाइनेट के अगेंस्ट में टाइट्रेट कराएंगे। और अगर हमारा टाइट्रेशन में रेडिश ब्राउन कलर अपीयर हो रहा है तो इसका मतलब हमारा NaCl प्रेजेंट है, और अगर ये कलर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमारा NaCl जो है नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने सेकंड कंपाउंड की, जिसको हम लोग अपनी इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर यूज करते हैं। तो ये है हमारा पोटेशियम क्लोराइड। देखो जो हमारा यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, कैल्शियम ग्लूकोनेट है, इन सबको हम लोग किस लिए यूज करते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि जब हमें डायरिया वगैरह हो जाता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी से फ्लूइड बाहर आता है और उससे क्या हमारा इलेक्ट्रोलाइट बाहर आ जाता है, हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट कम पड़ जाते हैं। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम लोग बाहर से इन सारी चीज़ों को देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग जो है इंजेक्शन के फॉर्म में भी दे सकते हैं, ओरली भी दे सकते हैं, तो वो एक अलग बात है, ठीक है, कि कैसे देना है। अब यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड के मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है KCl, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो इसका वेट होता है 74.55, ठीक है। और साइनोनिम यानी कि इसके और नामों की बात करें तो इसको हम लोग जो है पोटेशियम मॉरिएट के नाम से भी जानते हैं। अब बात करें इसके प्रिपरेशन की, यानी कि इसको हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो इसको भी हम लोग जो है 2 तरीकों से बना सकते हैं, जिसमें पहला हो गया नेचुरल सोर्स, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा लेबोरेटरी मेथड। तो नेचुरल सोर्स में हम लोग जो है इसको हमारा एक मिनरल होता है कार्नेलेट, ठीक है, कार्नालाइट सॉरी। तो कार्नालाइट में बेसिकली यहाँ पे KCl MgCl2 और हमारा वाटर जो है मिक्स रहता है। तो यहाँ पे इसके सेपरेशन और प्योरिफिकेशन से हम लोग जो है अपने KCl को ऑब्टेन कर सकते हैं।
और लेबोरेटरी की बात करें तो यहाँ पे हम लोग जो है पोटेशियम कार्बोनेट यानी कि K2CO3 को हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl से रिएक्ट करा के हम लोग जो है अपने KCl को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमारा जो KCl होता है यानी कि हमारा जो पोटेशियम क्लोराइड है ये यहाँ पे कलरलेस होता है यानी कि कोई कलर वगैरह नहीं होता है, या फिर वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। देखो यहाँ पे जो हमारा KCl है इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल NaCl की तरह ही होती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका भी मतलब थोड़ा सॉल्टी नेचर ही होता है, यानी ये भी एक सॉल्ट टाइप का ही होता है। अब यहाँ पे देखो ये ऑर्डरलेस होता है, ठीक है, जैसा हमारा NaCl था बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है। इसका भी टेस्ट यहाँ पे सॉल्टी होता है। और उसके बाद ये भी हमारा वाटर में फ्रीली सॉल्युबल और अल्कोहल में क्या है, इनसॉल्युबल, यानी अल्कोहल में नहीं सॉल्युबल है। देखो सब प्रॉपर्टी एकदम सेम है NaCl की तरह, ठीक है। NaCl की याद कर लो, ये अपने आप याद हो गई। बस यहाँ पे इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे डिफरेंट होती है। KCl को बेसिकली हम लोग जो है मेटालिक पोटेशियम को ऑब्टेन करने के लिए यूज करते हैं, यानी इसको जो यानी कि जो हमारा KCl है उसको हम लोग मेटालिक सोडियम के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, मेटालिक पोटेशियम। यानी KCl को यहाँ पे जो Na है ये हमारा मेटालिक सोडियम है, तो इसके साथ हम लोगों ने जब रिएक्ट करा KCl को तो हमें क्या मिला, मेटालिक पोटेशियम, ठीक है। अब इसके बाद इसकी यूजेज की बात करें तो ये यहाँ पे जो है इसको हम लोग जो है इलेक्ट्रोलाइट रेप्लिनाइजर की तरह यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो है हमारी बॉडी में जब पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस केस में भी हम लोग जो है पोटेशियम का यूज़ करते हैं। और उसके बाद बात करें तो जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, तो उसके सब्सटीट्यूट की तरह भी हम लोग जो है पोटेशियम क्लोराइड को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी सारी प्रॉपर्टी आप देख ही रहे हो कि हमारे सोडियम क्लोराइड की तरह है। तो मान लो अगर हमें सोडियम क्लोराइड की ज़रूरत है कुछ केस में, हर केस में नहीं, तो अगर हमें वो नहीं मिल रहा है तो हम लोग पोटेशियम क्लोराइड को भी उसकी जगह यूज कर सकते हैं। और उसके बाद बात करें तो जो हमारा डिजिटलिस पॉइजनिंग होता है, ठीक है, तो उसमें भी हम लोग जो है अपने पोटेशियम क्लोराइड का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो पोटेशियम क्लोराइड को हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसलिए नहीं देखा है क्योंकि ये हमारा जो है स्टार वाला कंपाउंड नहीं है, यानी इस पर हमारा स्टार नहीं लगा हुआ है, तो इसके बहुत कम चांस है पूछे जाने के। बट यहाँ पे अगर फिर भी पूछा गया तो मतलब आप लोग कह सकते हो कि अलग से नहीं पूछा जाएगा, यानी इसको किसी चीज़ के साथ जोड़ के पूछेंगे, तो यहाँ पे इतना बहुत है इसके लिए, ठीक है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में, तो ये भी हमारा एक स्टार वाला कंपाउंड है, यानी इसके बारे में भी हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है, ऐसे वगैरह हम लोग को इसका पढ़ना है। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो आप लोग ध्यान से देखना, बहुत ही टिपिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C12H22O14 Ca.H2O, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत ज़्यादा है, 430.373, ठीक है, ग्राम पर मोल। और साइनोनेम की बात करें तो इसको हम लोग जो है कैल्शियम सॉल्ट या फिर डी ग्लूकोनिक एसिड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे इसके प्रिपरेशन की बात करें तो इसका प्रिपरेशन आप लोग जो है बहुत ही ध्यान से देखना। इसका प्रिपरेशन बेसिकली हम लोग जो है ग्लूकोनिक एसिड को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा के करते हैं, यानी कि ग्लूकोनिक एसिड को जो हम लोग अपने कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें जो मिलता है वो होता है हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट। अब यहाँ पे आप लोग जो है इसकी रिएक्शन को बहुत ही ध्यान से देखना, हम लोग जो है इसको थोड़ा करके देखते हैं। जैसे हमारा ग्लूकोनिक एसिड क्या था, हमारा इसका फॉर्मूला क्या था, C12H22O14 Ca.H2O, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जब हम लोग जो है केमिकल कंपाउंड के फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम लोग जो है कुछ इस तरह लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमारा क्या है CHOH है, ठीक है, CHOH, और उसके बाद इसका होल टाइम, और उसके बाद नीचे क्या हो गया CH2OH, और ऊपर क्या हो गया हमारा COOH, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, ये हमारा क्या है, ये हमारा है ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है, ये हमारा है ग्लूकोनिक एसिड। देखो बहुत ही सिंपल है, बट अगर ये आप लोग थोड़ा सा याद कर लो तो बहुत ही सिंपल है। और उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, अपने कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे जो CO3 है इसमें से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर हो जाता है, ठीक है। तो CO2 हमारा चला गया। अब हमें यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारा, देखो CO2 यहाँ से गायब हो गया, अब हमारा क्या बचा C भी गया, ठीक है, O2 भी गया, तो यहाँ पे बचा हमारा CaO, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो होगा क्या कि जो हमारा ये है, ये वाला कंपाउंड, यहाँ पे जो है Ca जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और ध्यान देना, ये पूरा का पूरा हम लोगों ने 2 लिया, यानी कि 2 मोल हमारा जो है पूरा का पूरा ग्लूकोनिक एसिड है, यानी कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हमारा जो C है, ये सारा कुछ 2 है, 2 बार है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हमारा होगा क्या कि ये जो Ca है ये हमारा जो है इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, यानी Ca हमारा जो है इसके साथ अटैच हो गया। अब हमारा इसके अंदर देखो क्या होगा कि ये जो H है ये हमारा बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब H देखो H हमारा 2 है, क्योंकि ये चीज़ आगे देखो 2 लगा हुआ है ना, तो ये हमारा जो H है ये भी 2 है, ठीक है। तो H यहाँ पे बाहर हो गया, तो कितना H बाहर हुआ, 2H बाहर हुआ। तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा हमारा COO-, ठीक है, H बाहर हो गया।
और उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेम, बाकी उतार दो पूरा का पूरा एकदम कॉपी, ठीक है। 4 और उसके बाद CH2OH। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देना कि हम लोगों ने क्या किया था, इसको 2 बार लिया था, तो अब यहाँ पे इसको हम लोग जो है यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है, यानी इसका मतलब जो है 2 हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, हमारा H2 बाहर हो गया था, आप लोग ध्यान से देखना। और Ca देखो, हमारा ये जो CaCO3 था, इसमें से सबसे पहले हमारा CO2 बाहर हुआ। उसके बाद यहाँ पे बचा क्या, CaO, और CaO में से Ca हमारा यहाँ आ गया और O हमारा बच गया था। और यहाँ से क्या बाहर हुआ था, यहाँ से बाहर हुआ था हमारा H2। तो ये O और ये H2 मिलके क्या बना लेंगे, H2O, यानी कि हमारा जो है पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, हमें जो है मिल जाएगा अपना कैल्शियम ग्लूकोनेट, यानी ये वाला कंपाउंड। और उसके बाद हमारा जो है हमें मिल जाएगा H2O यानी वाटर, और उसके बाद CO2 बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो है इस रिएक्शन को देख सकते हो। अब देखो, अगर आप लोग को ये चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आई, एकदम दिमाग के ऊपर से निकल गई, तो आप लोग बिल्कुल सिंपली ये वाली चीज़ें याद कर लेना। देखो, कोशिश करना कि आप लोग यही याद करो, बट अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग बस सिंपली इतना याद करके लिखाना, ठीक है। इतना तो सिंपली लिख सकते हो ना, ये बहुत ही सिंपल है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे ये जो है हमें क्रिस्टलाइन ग्रैन्यूल्स या फिर पाउडर के फॉर्म में देखने को मिलता है। ये भी यहाँ पे ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। यहाँ पे देखो, ये हमारा टेस्टलेस होता है, इसका कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता है। और ये भी हमारा वाटर में सॉल्युबल है और अल्कोहल में इनसॉल्युबल है। एंड फाइनली बात करें हम लोग इसके ऐसे की, तो जो हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट है, इसका ऐसे हमारा बेस होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन पे। अब इसमें हमारा प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जो हमारा सैंपल है उसका 0.5 ग्राम लेते हैं और उसको हम लोग जो है 50 ml वार्म वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो, वार्म यानी कि हम लोग जो है गर्म पानी क्यों लेते हैं, क्योंकि जो हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट है वो गर्म पानी में ज़्यादा सॉल्युबल होता है। देखो, सॉल्युबल तो ये वाटर में होता है, बट गर्म पानी में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हम लोग जो है इसको गर्म पानी में डिजॉल्व करते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जो है अपने 5 ml लेंगे किसका, 0.05 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट का, और उसके बाद उसमें हम लोग जो है 10 ml स्ट्रॉन्ग अमोनियम सॉल्यूशन को जो है ऐड कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, यानी कि जो सॉल्यूशन हमें ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद मिला है, उसको हम लोग जो है टाइट्रेट करेंगे किसके अगेंस्ट, 0.05 मोलर डाई सोडियम EDTA, ठीक है। यानी इसके अगेंस्ट हम लोग इसको टाइट्रेट करेंगे। और कब तक करेंगे, जब तक हमारा एक डीप ब्लू कलर डेवलप नहीं हो जाता है। अगर हमारा डीप ब्लू कलर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, और अगर नहीं आ रहा है तो हमारा नहीं प्रेजेंट है, यानी तो हमारा ऐसे जो है अनसक्सेसफुल हो गया। अब इसके यूजेस की बात करें तो इसको हम लोग जो है इलेक्ट्रोलाइट रेप्लिनाइजर की तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। देखो, जो हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट है और पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, तो सबसे पहला यूज तो इसका यही है कि हम लोग इसको जो है इलेक्ट्रोलाइट रेप्लिनाइजर की तरह यूज करते हैं। और उसके बाद इसके सेकंड यूज की बात करें तो इसको जो है हम लोग कैल्शियम डेफिशिएंसी, यानी हमारी बॉडी में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है उस केस में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। तो आप लोग को पता है हमारी जो बोन्स होती हैं उसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है। तो अगर हमारी बोन्स में कैल्शियम की कमी है तो हम जो है कैल्शियम ग्लूकोनेट को यूज करते हैं। और उसके बाद ये हमारी जो बोन है उसकी बिल्डिंग और डेवलपमेंट में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो जैसा हमें पता ही है कि कैल्शियम हमारे बोन का सबसे मेजर एलिमेंट होता है, 98% अमाउंट तक कैल्शियम हमारी बोन में प्रेजेंट होता है। तो जो भी हमारी बोन की बिल्डिंग है, डेवलपमेंट है, वो सब हमारा कैल्शियम ही तो देखता है। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक तो खत्म हो गया, ठीक है। तो अगर आप लोग थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज करना चाहो तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाती है। कैसे कमी हो जाती है, हमारी बॉडी में कुछ जो है नॉर्मल कंडीशन जैसे कि डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बाहर से इलेक्ट्रोलाइट देते हैं। बाहर से इलेक्ट्रोलाइट देते कैसे हैं, 3 तरीके से। या तो हम लोग जो है सोडियम क्लोराइड देते हैं, या तो पोटेशियम क्लोराइड, या तो कैल्शियम ग्लूकोनेट। और इन तीनों की हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज भी देख ली। तो देखो, बात करें हम लोग यहाँ पे ORS की, तो देखो इसका फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। तो आखिर यहाँ पे ये ORS होता क्या है और इसकी हमें ज़रूरत क्या पड़ती है। तो देखो, सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि ORS की ज़रूरत सबसे ज़्यादा यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए पड़ती है। तो होता क्या है ना कि जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे 6 महीने से लेके आप कह सकते हो कि 5 साल तक के जो छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके अंदर डायरिया की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और उसकी वजह से होता क्या है कि वो जो कुछ खाते हैं तो उनकी बॉडी में कुछ रुकता ही नहीं है, सब बाहर निकल जाता है, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा कोई छोटा सा बच्चा है। अब आप लोग फिगर पे मत जाना, हम लोगों ने बस ऐसे बना लिया, ठीक है, समझने के लिए। तो मान लो इसने कुछ खाया, ठीक है, तो अगर इसको डायरिया की प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा ना कि ये कुछ भी खाएगा तो इसकी बॉडी में कुछ रुकेगा ही नहीं, ठीक है। और इसकी बॉडी से सारे जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जो इसकी बॉडी को जरूरत है, ठीक है, वो सारे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। जैसे हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, ठीक है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है।
डायरिया में यहाँ पे वाटर का बहुत ज़्यादा लॉस होने लगता है, ठीक है। तो अब देखो, जब वाटर का लॉस होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, जब यहाँ पे बॉडी के अंदर वाटर की बहुत ज़्यादा कमी पड़ जाती है। अब डिहाइड्रेशन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे छोटे बच्चों के अंदर ही देखने को मिलती है। हालांकि बड़े लोगों के अंदर भी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम गर्मियों में अक्सर देखने को मिल जाती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जो है छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। तो अगर उनको डायरिया हुआ तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, और उनकी बॉडी से जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा ओआरएस है वो होता क्या है कि ये हमारा एक टाइप का फ्लूइड रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है, जो कि मेनली यहाँ पे डिहाइड्रेशन के ट्रीटमेंट में दिया जाता है, जो कि देखने को मिलता है यहाँ पे डायरिया की वजह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा ओआरएस है इसको हम लोग यहाँ पे ओआरटी के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं यहाँ पे ये ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के नाम से भी आप लोग को लिखा हुआ मिलेगा। अब देखो, जो हमारा ये ओआरएस है ये बहुत ही चीप, सिंपल और इफेक्टिव वे है डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने का, ठीक है। यानी ये हमारा बहुत ही सस्ता भी होता है, बहुत ही सिंपल भी होता है और इफेक्टिव भी होता है डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने में। अब देखो, ओआरएस भी यहाँ पे जो है बड़े लोगों को भी कभी कभी दिया जाता है, ठीक है, अगर उनको डायरिया वगैरह की प्रॉब्लम है, लेकिन मेनली यहाँ पे ये छोटे बच्चों में ही देखने को मिलता है। अब जो हमारी ओआरएस ड्रिंक होती है उसके अंदर वो सारे मेन एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि डायरिया की वजह से लॉस हो जाते हैं, ठीक है। यानी अगर बच्चों को यहाँ पे डायरिया हो गया, ठीक है, छोटे बच्चों को, तो उनकी बॉडी से जो भी मेन एलिमेंट्स यहाँ पे लॉस हुए थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे ओआरएस के अंदर हमें देखने को मिलती है। अब बात करें यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ओआरएस की, कि ओआरएस हमारा किस प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कैसे काम करता है। तो देखो, ओआरएस के अंदर हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ग्लूकोज, ठीक है। और ग्लूकोज करता क्या है, ये हमारे जो है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन को यहाँ पे बहुत बढ़ा देता है, ठीक है। देखो क्या है ना कि डायरिया में क्या हो रहा था, जैसे ये हमारा छोटा बच्चा था, ठीक है, तो इसके अंदर जो है एब्जॉर्ब ही तो नहीं हो रहा था, कुछ भी ये खा रहा था तो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा था, सब बाहर निकल जा रहा था। तो जो हमारा ग्लूकोज होता है, ठीक है, वो क्या करता है, इसकी जो इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, उसका एब्जॉर्प्शन में यहाँ पे बहुत अच्छा कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो भी खाता है, ठीक है, तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब होने लगता है और जो उसका इलेक्ट्रोलाइट और वाटर इम्बैलेंस है वो यहाँ पे मेंटेन हो जाता है। अब हम लोग बात करें यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ ओआरएस की, या फिर यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ ओआरएस की, कि ओआरएस के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो देखो, जो ओआरएस का फॉर्मूला है वो भी थोड़ा अलग अलग होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है जो कि हु और यूनिसेफ के द्वारा यहाँ पे, मतलब आप कह सकते हो कि इन्होंने जो फॉर्मूला दिया है, ठीक है, वही हम लोग को जो है स्टैंडर्ड, हम लोग उसको मानते हैं। अब यहाँ पे यूनिसेफ क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ठीक है, और हु क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बेसिक्स तो पता ही होंगे, ठीक है। नहीं पता है तो आप लोग गूगल पे जो है देख सकते हो, ठीक है, इसके बारे में और भी। तो जो हमारा ओआरएस है, ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये समझो कि ये हमें जो है 20.5 ग्राम की पैकेट में देखने को मिलता है, जिसमें से हमारा 2.6 ग्राम पर लीटर हमारा सोडियम क्लोराइड होता है। अब देखो, ग्राम पर लीटर यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो 20 ग्राम की पैकेट है इसको हम लोग जो है 1 लीटर पानी में डिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राम पर लीटर, यहाँ पे देखो आप लोग कंफ्यूज मत हो, ये ग्राम ही है, ठीक है, यानी कि सोडियम क्लोराइड हमारा 2.6 ग्राम होता है, ठीक है, और ट्राई सोडियम सिट्रेट डिहाइड्रेट होता है हमारा 2.9 ग्राम, और पोटेशियम क्लोराइड होता है हमारा 1.5 ग्राम, और ग्लूकोज हमारा होता है 13.5 ग्राम। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, सबसे ज़्यादा हमें ग्लूकोज देखने को मिलता है। तो अब हम लोग बात करें यहाँ पे कि ओआरएस को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है 1 लीटर बॉइल्ड एंड कूल्ड ड्रिंकिंग वाटर, यानी सबसे पहले यहाँ पे 1 लीटर पानी को हम लोग थोड़ा सा बॉयल कर लेंगे, गर्म कर लेंगे, और उसके बाद उसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें चाहिए क्लीन ग्लास ऑफ 200 ml कैपेसिटी, यानी कि एक ग्लास जिसकी कैपेसिटी हमारी कितनी हो, 200 ml, ठीक है। और उसके बाद एक क्लीन वेसल टू मिक्स द सोल्यूशन, और उसके बाद हमें जो है एक वेसल चाहिए जिसकी कैपेसिटी हमारी होनी चाहिए 1 लीटर की, ठीक है। तो इसी में हम लोग अपना पानी और ओआरएस को यहाँ पे मिक्स करेंगे, और उसके बाद हमारा अ क्लीन स्पून टू मिक्स द सोल्यूशन एंड फीड द चाइल्ड, यानी कि उसके बाद हमें चाहिए एक चम्मच, ठीक है, जो कि क्लीन होना चाहिए। इससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ओआरएस को डालने के बाद इसके अंदर जो है इससे हम लोग मिलाएंगे, ठीक है, और जो हमारा बच्चा है, ठीक है, छोटा सा, उसको हम लोग जो है चम्मच से या फिर कह सकते हो ग्लास से ही जो है देंगे, ठीक है। तो अब इसको बनाने का प्रोसीजर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आप लोग को अपना हाथ धुलना है, ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, 1 लीटर जो है क्लीन वाटर लेना है और उसको जो है वेसल में, यानी कि हमारे इस वाले वेसल में जो है उसको डाल लेना है। और उसके बाद क्या करना है, ओआरएस की पैकेट को यहाँ पे ओपन करना है, और उसके बाद जितना भी ओआरएस का कंटेंट है उसको जो है इस वाले वेसल में, यानी कि इस वाले बर्तन में कह सकते हो आप, डाल देना है। और उसके बाद ओआरएस को यहाँ पे वाटर में मिक्स कर देना है। और उसके बाद क्या करेंगे कि अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट इससे तो यहाँ पे पिला नहीं सकते छोटे बच्चे को, तो थोड़ा सा हम लोग जो है इसमें से एक ग्लास में खाली कर लेंगे, ठीक है। और या तो फिर इस ग्लास से या फिर इस चम्मच से जो है अपना जो भी हमारा छोटा सा बच्चा है उसको जो है पिला देंगे, ठीक है, यानी फीड द चाइल्ड फ्रिक्वेंटली विथ स्मॉल डोजेस।
यानी जो हमारा जो बच्चा है उसको हम लोग जो है फ्रिक्वेंटली यानी कि थोड़े थोड़े टाइम पे जो है उसको पिलाते रहेंगे कंटिन्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है, तो ओआरएस का क्वेश्चन कभी कभी आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आ गया तो आप लोग को ये सारी चीज़ें लिख के आनी है। अब ये हमारा डिपेंड करता है कि ओआरएस हमारा यहाँ पे कितने नंबर में आपसे पूछा गया है। कभी कभी तो ज़्यादातर तो ये 2 नंबर में ही पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी 5 या 7 नंबर में भी बहुत रेयर चांसेस में आ जाता है, तो इतना आप लोग को लिख के आना है। तो आई होप कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। और अगर कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना। एनालिसिस के लेक्चर्स कल से देखने को मिल जाएंगी, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।